Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is structure of earth. So let's start with the chapter. In this chapter we have to study about the structure of earth, कि कैसे जो अर्थ है और जो अदर प्लैनेट्स है वो फॉर्म्ड हुए थे, और जो कैसे ये हम समर और विंटर देखते हैं ये कैसे बनते हैं, डे और नाइट कैसे आते हैं. सो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. ओके, सो फर्स्ट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सबसे पहला टॉपिक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, और जो अर्थ है वो सन से कितने डिस्टेंस पर है उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सन के बीच में, सन और अर्थ से जितनी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है, 14 करोड़ 95,97,871 किलोमीटर. इतनी डिस्टेंस है किससे, सन, अर्थ की सन से, ठीक है. या फिर हम इसको कह दें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, इतने किलोमीटर के इक्वल होता है. या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं. यानी कि अर्थ की सन से डिस्टेंस जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं. अब आता है समर एंड विंटर सॉलिस्टिस. अब ये कैसे बनते हैं, समर कैसे होती है, विंटर कैसे होती है, डे कैसे होते हैं, नाइट कैसे होते हैं, तो ये सब हमें देखना है. आपको पता है जो अर्थ है वो रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर. 24 आवर वो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है. क्या करती रहती है, सॉरी, रोटेट करती रहती है. अब देखो, एक वर्ड आता है रोटेट और एक वर्ड होता है रिवॉल्व. दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रिवॉल्व एंड रोटेट. रिवॉल्व तो हम उसको बोलते हैं जैसे कि ये सन है और सन क्या, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है. अब ये अर्थ क्या करेगी, इस सन के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, और इस सर्कुलर पाथ फॉलो करने को हम क्या कहेंगे, रिवॉल्व करना. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, उसको तो हम कहते हैं रिवॉल्यूशन या रिवॉल्व करना. अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद के एक्सिस के अराउंड, जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ की क्या होगी, ये वाली एक्सिस होगी, और अगर ये अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन. रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया. रिवॉल्यूशन हम कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम कहेंगे, रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स. अब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, तो इसलिए हमने इसको कहा है रोटेशन का है. और ये कितने आवर में करती है, 24 आवर में करती है. यानी कि 24 आवर ये करती ही रहती है, रोटेट होती ही रहती है. तभी तो डे और नाइट फॉर्म होते हैं. विच इज़ द रीज़न ऑफ डे एंड नाइट, जो कि किसका रीज़न है, डे और नाइट का रीज़न है. ठीक है, अब देखो डे कैसे बनेगा. अब आपको पता है ये जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और पूरे 24 आवर करती रहती है, तभी डे या नाइट बनते हैं. अब अगर सपोज करो ये जो अर्थ है रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये रोटेट, यहाँ पर ये सन है, अगर अर्थ का ये वाला पार्ट सन के आगे है तो यहाँ पर तो क्या होगा, डे होगी. अगर अर्थ का, अब ये रोटेट करेगी, रोटेट करते करते ये वाला पार्ट अब सन की तरफ आ जाएगा, ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट अब सन के आगे की तरफ आ जाएगा. तो यानी कि अब इस पार्ट पर तो क्या हो गया, डे हो गया, और जो पीछे वाला पार्ट था जहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है वहाँ पर नाइट हो गई. यानी कि सन की रेज जहाँ गिरती है, जिस रीजन में गिरती है वहाँ पर तो डे होता है, और सन की रेज जिस रीजन में नहीं पहुँच पाती वहाँ पर नाइट होती है. और जब अर्थ रोटेट करके
अर्थ रोटेट करके उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा और आगे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो पीछे वाले पार्ट पर तो क्या हो जाएगी, डे हो जाएगी, और आगे वाले पार्ट पर क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। इसको एक बार और अच्छे से समझो। जैसे कि ये अर्थ है, अभी अर्थ जो है इसका ये वाला पार्ट है, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ और इसको बी दे रही हूँ। अभी देखो ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब सन के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर सन की रेज गिर रही है, तो यानी कि डे तो कहाँ होगा अभी, ए वाले रीजन में, और नाइट कहाँ होगी, इस बी वाले रीजन में। अब देखो ये जो अर्थ है रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अब ये रोटेट करके इस तरह से आ गई, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पीछे अब ए चला गया। सन तो यहीं पर ही है, सन तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, सन तो यही रहेगा। अब सन की रेस कहाँ पड़ेगी, इस बी वाले पोर्शन पे पड़ेगी। तो यानी कि अब बी वाले में क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और ए वाले में क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट गिर रही हैं, फॉल हो रही हैं, वहाँ पर डे फॉर्म होगा, और जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर नाइट होगी। सो पार्ट वेयर द सनलाइट फॉल, ऐसा पार्ट जहाँ पर सनलाइट फॉल कर रही है वहाँ पर तो क्या होगा, डे होगा। और अदर पार्ट अवे फ्रॉम सनलाइट, और जो सनलाइट से दूर है, कोई दूसरा पार्ट सनलाइट से दूर है, वहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, नाइट बनेगी। सो आपको समझ में आ गया, सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। और डे और नाइट कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहती है, 24 आवर रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं। डे कब बनेगा, जब सनलाइट फॉल करेगी जिस रीजन में, उस रीजन में तो डे होगा, और जहाँ पर सनलाइट रीच नहीं कर पाएगी वहाँ पर नाइट होगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या लिखा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 एंड 1/4 डे, यानी कि 1 ईयर अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ रिवॉल्यूशन नाम लिखा है, रिवॉल्व नाम लिखा है, यहाँ पर मैंने रोटेट नाम लिखा था। रोटेट क्यों लिखा था, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही थी। यहाँ पर मैंने रिवॉल्व क्यों लिखा है, क्योंकि वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। सो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी हमें पता है कि जो सन होता है, सॉरी जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, कितनी डेज लगते हैं उसको एक रोटेशन पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में उसको 365 एंड 1/4 डे लगता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर कह सकते हैं। अब देखो ये 1/4 डे एक्स्ट्रा लगता है, 1 ईयर में ये 1/4 डे एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूसली जोड़ते जाएं, 1/4 डे का मतलब क्या हो गया, 6 आवर, 6 आवर हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, 1/4 डे का मतलब क्या हो गया, 6 आवर। 1/4 डे इज इक्वल्स टू 6 आवर। ठीक है, अगर मैं इस 6 को 4 बार जोड़ती जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 24 आवर। 24 आवर बन गया, यानी कि पूरा एक दिन बन गया, पूरा एक दिन बन गया। यानी कि 1 2 3 4 ईयर बाद हमारे पास कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। अभी तो कितने बोले हमने, 365 डेज एंड 1/4 डे एक्स्ट्रा, यानी कि 6 आवर एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मैं पूरे 4 सालों तक इस 1/4 डे को काउंट करती जाऊं, यानी कि 6 आवर्स काउंट करती जाऊं, तो हमारे पास जो 4th वाला ईयर आएगा उसमें हमारे पास 366 डेज होंगे। और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है 365 + 1, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है वो फरवरी के मंथ में,
फरवरी के मंथ में काउंट हो जाता है और हमें 29 डेट देखने को मिलती है। मोस्टली 28 आती है, लेकिन जब 4 साल पूरे हो जाते हैं और पूरे होने के बाद ये एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, क्योंकि हमने 6 आवर को काउंट किया 4 बार, तो हमें पूरा एक दिन मिला और उस एक दिन को हम फरवरी के मंथ में काउंट कर देते हैं और हमारे पास कितने का मंथ आता है, कितने डेज़ का मंथ होता है, वो 29 डेज़ का मंथ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अर्थ रोटेशन एक्सिस इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री। अब जो अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ये जो अर्थ है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ये इस तरह से थोड़ी इंक्लाइंड रहती है। इंक्लाइंड यानी कि झुकी हुई रहती है। और कितना झुकी हुई रहती है, कितना इंक्लाइंड रहती है, वो है 23.5 डिग्री। ये देखो यहाँ पर 23.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट। और इस सेंटर वाले पार्ट से मैंने इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जब एंगल फाइंड आउट किया तो ये कितना बना, 23.5 डिग्री। यानी कि जो अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वो इंक्लाइंड रहती है। और कितना इंक्लाइंड रहती है, वो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड रहती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमारे पास सीजन्स बनते हैं। सीज़न यानी कि विंटर, समर, ऑटम और कौन सा हो गया, स्प्रिंग। ये सारे सीज़न हमारे पास बनते हैं और इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ के इंक्लाइंड होने की वजह से। ठीक है, सो देखो यहाँ पर मैंने ये 3 लाइन्स लगा रखी है। 3 लाइन्स क्या है, सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हो और नीचे वाले को आप साउथ पोल बोलते हो, ये तो सबको पता है। और जो नॉर्थ वाला रीजन है उसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम आर्कटिक रीजन बोलेंगे, और इसका जो साउथ पोल वाला जो पार्ट होगा उसको हम अंटार्कटिक रीजन बोलेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर में से ये जो लाइन जा रही है रेड कलर की, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जो लाइन होती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और साउथ पोल की तरफ जो लाइन होगी उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सो आपने क्या देखा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, पूरे 24 आवर करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। और जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो जो अर्थ है वो इंक्लाइन भी रहती है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और कितना टाइम लगता है उसको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, उसको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 and 1/4 डे लगता है, यानी कि पूरा 1 ईयर लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है कि सो दैट्स वाई इट इज़ द सन, that's why the sun is the state of summer solstice and winter solstice। यानी कि ये जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, इसी की वजह से क्या बनते हैं, विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस। और ये क्या होता है, इसका मतलब है विंटर आना और समर आना। अब सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है, जब भी सीजन्स बनेंगे ये अर्थ जो है वो इंक्लाइंड रहती है 23.5 डिग्री, इसकी वजह से 4 स्पॉट बनते हैं। इसकी वजह से 4 स्पॉट बनते हैं। वो 4 स्पॉट कौन से हैं, ड्यू टू द इंक्लिनेशन हमारे पास सॉलिस्टिस बनता है और इक्विनॉक्स बनता है। सॉलिस्टिस के 2 और इक्विनॉक्स के 2। और ये 4 स्पॉट आ गए ना, एक तो समर का आ गया, एक विंटर का आ गया, एक स्प्रिंग का आ गया और एक ऑटम का आ गया। ये 4 स्पॉट हमारे पास बनते हैं, जिसे हम डिफरेंट सीजन्स कहते हैं। ठीक है, सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है, सन स्टैंड। हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो बिल्कुल सामने है और यहाँ पर आपका क्या है, अर्थ है, बिल्कुल सामने है, तो उसको तो हम कहेंगे सॉलिस्टिस। और इस सॉलिस्टिस में क्या बनते हैं, विंटर और समर बनते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन आती है जब अर्थ जो है वो रोटेट करते करते बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, और उस टाइम पर जो डे और नाइट बनते हैं, यानी कि समर और जो मतलब कि यहाँ पर समर के टाइम तो होता है लार्जर डे,
डे तो होगा बड़ा लेकिन नाइट होगी छोटी। लेकिन अगर हम विंटर की बात करें तो उसमें डे छोटे होते हैं, विंटर में डे छोटे होते हैं और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इक्विनॉक्स। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, नॉक्स का मतलब होता है नाइट, यानी कि वहाँ पर इक्वल नाइट और इक्वल डे रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है और उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी कि वहाँ पर कौन से सीजन्स बनते हैं, वहाँ पर स्प्रिंग बनता है और ऑटम सीजन्स बनता है। ठीक है, सो ये सब किसकी वजह से है, ड्यू टू द इंक्लिनेशन 4 स्पॉट बनते हैं जिसको हम सीजन्स कहते हैं, जिसमें से 2 सीज़न तो सोलिस्टिस के होते हैं और 2 सीज़न इक्विनॉक्स के होते हैं। सोलिस्टिस का मतलब होता है सन बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से समर और विंटर बनते हैं, और समर में जो होता है लार्जर डे होते हैं और विंटर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट या इक्वल डे, और ऐसे जो सीज़न होंगे उनमें स्प्रिंग आएगा और ऑटम आएगा। अब हम देखते हैं कि ये सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स बनते कैसे। सो देखो, सीजन आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स फैक्ट। सीजन क्यों बनते हैं, इंक्लिनेशन की वजह से बनते हैं, और कौन कौन से बनते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब ये कैसे बनते हैं, ये सोलिस्टिस कैसे बनता है, इक्विनॉक्स कैसे बनता है, लार्जर डे कैसे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट कैसे होती है, ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो अर्थ है यहाँ पर ये सन है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है जो कि इंक्लाइंड हो रखी है सन की तरफ। ठीक है, ये जो होगा आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रीजन, और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करें, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, और इस इक्वेटर से होते हुए अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट कैसे होगा, ये तो इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये एक एक्सिस सपोज करो और यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा वो इस एक्सिस के अराउंड ही तो रिवॉल्व करेगा, ये वो वाली एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट मुझे ड्रॉ करके बताओ कि अर्थ का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा। तो अर्थ का सेंटर इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल बीच में होगा, यहीं कहीं होगा। सो मैंने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया इस सेंटर से होते हुए, तो यानी कि ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो सन की लाइट है ये कहाँ फॉल होगी, ये जो सन की लाइट है ये कहाँ फॉल होगी, ये फॉल होगी इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन कैसा है, सन के सामने है, और जो रीजन सन के बिल्कुल सामने होता है वहीं पर तो सन की लाइट आएगी। अब क्या यहाँ पर सन की लाइट पहुँचेगी, इस सेंटर वाले पीछे की तरफ, सेंटर से पीछे की तरफ सन की लाइट पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। हमने डे एंड नाइट की फॉर्मेशन पढ़ी थी। डे कब बनता है, जब सनलाइट डायरेक्ट, मतलब कि जो अर्थ का जो रीजन, अर्थ का जो रीजन सन के बिल्कुल सामने होता है वहीं पर डे होती है, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पर नाइट होती है। तो यहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पर तो क्या बनेगी, नाइट बनेगी। इस बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट के इधर की तरफ सन की लाइट नहीं पहुँच रही है, जो मैं डार्क रीजन कर रही हूँ, यहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, नाइट होगी। लेकिन इधर वाली साइड में पहुँच रही है, इधर वाली साइड में पहुँच रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर डे बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका ये जो साउथ पोल है ये तो नाइट वाले रीजन में आ गया, नाइट वाले रीजन में आ गया ना ये पोर्शन। ठीक है, इतनी बात हमने मान ली। अब ये देखो, ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ पोल है ये झुका हुआ है सन की तरफ, ये जो नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और ये जो साउथ पोल है ये सन से दूर है।
ये जो साउथ पोल है ये सन से कैसा है, दूर है। सो सन की तरफ कौन सा पोल झुका है, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। ये देखो इस तरह की ये आपका अर्थ का मॉडल है। ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर ये रोटेट करिए कंटिन्यूसली अर्थ इस तरह से रोटेट करती रहती है और रोटेट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। सपोज करो यहाँ पर ये सन है, ठीक है। अब सन के पास कौन से वाला पोर्शन है अर्थ का, ये इस तरह से इंक्लाइंड है। सन के पास ये वाला पोर्शन है, तो इस पार्ट पर तो क्या होगी, डे होगी, क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट इधर की तरफ ही आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या इधर वाले पोर्शन पर सन की लाइट पहुंच रही है, पीछे वाले पोर्शन पर नहीं पहुंच रही, तो यहाँ नाइट होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो अर्थ है ये इस तरह से इंक्लाइंड है, इस तरह से कैसी है, इंक्लाइंड है। सन ये रहा, सन इधर की, सपोज करो कि यहाँ पर आपका सन है, ये नॉर्थ पोल, ये नीचे वाला साउथ पोल, यानी कि ये आर्कटिक रीजन और ये अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, अब ये इस तरह से क्या कैसी है, इंक्लाइंड है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये जो बना हुआ है स्टैंड सा, ये इसका एक तरह से क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड ये क्या कर रही है, जिसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। अब सन के अराउंड ये क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, इस तरह से रिवॉल्व करेगी। ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व करेगी। अब यहाँ पर ये सन सपोज करना और ये इस तरह से इंक्लाइंड है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है, क्या ये सन के बिल्कुल पास है या ये साउथ वाला पोल सन के पास है। आप कहोगे हमें तो ये नॉर्थ पोल वाला सन के पास रह रहा है, दिख रहा है, क्योंकि देखो ये इस तरह से झुकी हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ साउथ पोल सन के पास है या नॉर्थ पोल सन के पास है, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, आप कहोगे कि ये साउथ वाला पोल सन के पास है। अब नॉर्थ पोल सन के पास है, अब साउथ पोल सन के पास है। तो जैसे जैसे रोटेट करती जाती है ना, वैसे वैसे कभी नॉर्थ पोल सामने आता है और कभी साउथ पोल सामने आता है। और जब नॉर्थ पोल सामने आएगा तो वहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ेगी एज़ कंपेरिजन टू साउथ पोल, और जब साउथ पोल सामने आएगा तो वहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ेगी एज़ कंपेरिजन टू नॉर्थ पोल। और जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पर तो क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी। और जहाँ पर सन की रेज बहुत कम आ रही है, वहाँ पर क्या हो जाएंगी, विंटर्स हो जाएंगी। और जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आ रही, वहाँ पर नाइट हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब इस डायग्राम को देखना, देखो मैंने क्या बताया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अभी कौन सा पोल सामने है, अभी ये नॉर्थ पोल सन के बिल्कुल सामने है। ठीक है, ये इस तरह से इंक्लाइंड हो रखा है। सो नॉर्थ पोल सन के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर तो क्या आएगी, सन की रेस सबसे ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पर आपकी समर बनेगी। और क्या यहाँ पर साउथ पोल पर पहुँच रही है सन की रेस, पहुँच तो रही है लेकिन बहुत कम पहुँच रही है। सबसे ज़्यादा तो कहाँ पहुँच रही है, नॉर्थ पोल की तरफ पहुँच रही है, क्योंकि सन अभी ये जो अर्थ है ये सन की तरफ झुकी हुई है और नॉर्थ पोल की तरफ झुकी हुई है। जो नॉर्थ पोल है ये झुका हुआ है सन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगी, विंटर्स, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस ज़्यादा नहीं आ रही, आ तो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। अभी इधर क्या है, अभी इधर डे चल रहा है, इधर डे चल रहा है और इधर नाइट चल रही है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कौन सा पोल झुका हुआ है, नॉर्थ पोल झुका हुआ है, यानी कि नॉर्थ पोल में समर चल रही है, साउथ पोल सन से दूर है, इसलिए वहाँ पर विंटर चल रही है। ठीक है, अब देखना ये जो नाइट है इस वाले रीजन को देखना और समर वाले रीजन को देखना। क्या समर वाले रीजन में डे बड़ा हो रहा है, क्या समर वाले रीजन में डे बड़ा हो रहा है, जहाँ पर सनलाइट गिर रही है वहाँ देखना। डार्कर रीजन को देखो, डार्कर रीजन तो छोटा है लेकिन जहाँ पर सन की रेज गिर रही है वो थोड़ा सा बड़ा है। ये देखो इतना बड़ा है और नाइट वाला डे इतना ही है। हम इस सेंटर से ही तो देखेंगे, नाइट इतनी है, नाइट इतनी है लेकिन डे इतना है, तो यानी कि डे बड़ा हो गया और नाइट छोटी होगी। और ये कब हुआ है, जब समर चल रही थी, कहाँ पर, नॉर्थ पोल में। अब इस साउथ पोल में देखना, डे इतना सा है और नाइट इतनी बड़ी है। यहाँ पर साउथ पोल में क्या चल रही है, विंटर चल रही है। डे इतना सा है और नाइट इतनी बड़ी हो रखी है, यानी कि जब भी विंटर्स आएंगी तो डे छोटे हो जाएंगे और नाइट
लंबी हो जाएगी। ये रीज़न होता है। ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में बात करी है? ये मैंने नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बात करी है। अब अगर मैं साउथ पोल के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो देखना, अब ये क्या हो गया, साउथ पोल सामने आ गया सन के। ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका इक्वेटर, और ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन, ये क्या है, सन। सन की रेस कहाँ ज़्यादा आ रही है, सन की रेस कहाँ ज़्यादा आ रही है बताओ? सन की रेस साउथ पोल की तरफ ज़्यादा आ रही है। सन की रेस साउथ पोल की तरफ ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि साउथ पोल ही सन की तरफ है। सन की तरफ कौन सा पोल है? सन की तरफ साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल सन से बहुत दूर है। देखो ये कितना दूर है और ये कितना पास है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस तो जाएंगी लेकिन बहुत कम पहुँच पाएंगी। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, समर, और यहाँ पर विंटर। ये बात समझ में आ गई? अब डार्कर रीजन कर देती हूँ मैं, सेंटर से कर रही हूँ मैं, देखना। तो जो डार्क किया वहाँ पर तो क्या है, नाइट है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर तो नाइट है और यहाँ पर डे है। तो साउथ पोल में समर की बात करो, साउथ पोल में अब क्या आ गई, समर आ गई। पहले क्या थी, पहले विंटर्स थी, अब साउथ पोल में समर आ गई। हम कहते पहले नॉर्थ पोल में समर थी, अब नॉर्थ पोल में क्या आ गई, विंटर आ गई। और जब नॉर्थ पोल में विंटर आई तो डे तो छोटे हो गए और नाइट लंबी हो गई। और जब साउथ पोल में समर्स आई तो डे तो लंबे हो गए और नाइट छोटी हो गई। ये रीज़न होता है, इसी को हम कहते हैं सोलिस्टिस। यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ तो नॉर्थ पोल में इस टाइम पर क्या बन रहा है, समर सोलिस्टिस। और इस टाइम पर नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस टाइम पर क्या बन रहे हैं, विंटर सोलिस्टिस। यही अगर मैं साउथ पोल के रिस्पेक्ट में बात करूंगी तो इस टाइम पर साउथ पोल के रिस्पेक्ट में विंटर सोलिस्टिस है, और इस वाले केस में साउथ पोल के रिस्पेक्ट में समर सोलिस्टिस है। सोलिस्टिस क्यों बोला, क्योंकि सन देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामने खड़ा है, इस नॉर्थ पोल के बिल्कुल सामने खड़ा है ऐसा लग रहा है। और इस वाले केस में भी हमें ऐसा लग रहा है कि सन बिल्कुल सामने खड़ा है, इसलिए हमने सोलिस्टिस बोला है। सोलिस्टिस यानी कि सन बिल्कुल स्टैंड हो रखा है, सामने की तरफ है, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट। देखो अब ये जो सन की रेज आ रही है ये एक पॉइंट पर तो सबसे ज़्यादा जाएगी, मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहाँ पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर हमेशा इक्वल सनलाइट फॉल होती है, यानी कि इक्वल का मतलब है कि जितनी ये इधर साउथ पोल में दे रहा है ना, उससे भी ज़्यादा ये कहाँ दे रहा है, इक्वेटर पर दे रहा है, क्योंकि सन बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है। यहाँ पर सन है, सन कहाँ होता है, बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है। सो इक्वेटर पर तो सबसे ज़्यादा जाएगी सन की रेस। मैंने क्या बताया, जो सन होता है वो इक्वेटर के बिल्कुल सामने होता है। देखो मैंने यहाँ भी अगर डायग्राम बना रखा है तो सन की पोजीशन मैंने कहाँ बताई है, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन से मैंने क्या बना दिया, इक्वेटर की लाइन बना दी। यहाँ पर भी मैंने सन की डायरेक्शन को ड्रॉ किया और इक्वेटर की लाइन मैंने बना दी। इसका मतलब जो सन की जो पोजीशन होती है वो इक्वेटर के बिल्कुल सामने होती है और वहाँ पर सन की रेस बिल्कुल ज़्यादा जाएगी। और वहाँ पर अगर सन की रेस ज़्यादा जा रही है तो इक्वेटर पर जितने भी रीजन हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट रहेगा वहाँ का वो बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। हॉट रहेगा यहाँ का रीजन, कहाँ का, इक्वेटर पर जो भी रीजन है वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती है। अब देखो यहाँ पर जितना डे बनता है ना, ये ना बिल्कुल लाइन बिल्कुल अच्छे से बनती है इस तरह से, हमें ऐसा लगता है कि डे और नाइट बिल्कुल इक्वल बन रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखो
इक्वेटर पर जितना डे होता है उतना ही नाइट होती है, जितना डे होता है उतना ही नाइट होती है, यानी कि इक्वल डे और इक्वल नाइट। और ये कहाँ पर बनता है? इक्वेटर पर बनता है। ठीक है, अब देखो जब ये रोटेट करके इस पॉइंट पर आएगी तो इस पॉइंट पर आने के बाद इक्विनॉक्स का क्या आ जाएगा? इक्विनॉक्स की पोजीशन आ जाएगी। और इक्विनॉक्स में हमें पता है जो नाइट होता है वो बिल्कुल इक्वल बनती है और डे भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अब कौन सा सीज़न आ जाएगा? ऑटम। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम? नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में। इस टाइम पर नॉर्थ पोल पर क्या चल रही है? समर्स चल रही है। देखो नॉर्थ पोल झुका हुआ है ना सन की तरफ, तो नॉर्थ पोल में समर सॉल्स्टिस हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल में अभी क्या चल रही है? विंटर चल रही है, यानी कि विंटर सॉल्स्टिस हो रखा है। यहाँ सॉल्स्टिस लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब अगर जब ये जो अर्थ है वो रोटेट करती करती यहाँ आएगी तो यहाँ पर ऑटम बनेगा नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ आएगी तो विंटर हो जाएगी, यानी कि सन के बिल्कुल इधर की साइड आ रही है। और ये रोटेट करते करते जब यहाँ आएगी तो स्प्रिंग आ जाएगी, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हम जिसको बोलेंगे। और फिर रोटेट करके जब वापस यहाँ आएगी तो नॉर्थ में क्या आ जाएगी? नॉर्थ में समर आ जाएगी। अगर हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल की बात करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आएगी? विंटर। देखो साउथ पोल दूर है ना, तो यहाँ पर तो क्या बनेगी? साउथ पोल के रिस्पेक्ट में विंटर होगी। आप ये अलग डायग्राम बनाना, ये मैंने नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बना रखा है, आप नीचे अलग डायग्राम बनाना और यहाँ पर लिखना साउथ पोल, साउथ पोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बस थोड़ी सी चेंजेस आएगी। वो चेंजेस क्या आएगी? यहाँ पर समर की जगह विंटर लिखोगे, यहाँ पर ऑटम की जगह स्प्रिंग लिखोगे, यहाँ पर विंटर की जगह समर लिखोगे और यहाँ पर ऑटम लिखोगे। बस यही चेंज करने और ये साउथ पोल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं और समर और विंटर कैसे बनते हैं, सॉल्स्टिस कैसे बनते हैं। ठीक है, समर के टाइम पर जब डे होता है वो लार्जर होता है और विंटर के टाइम पर डे शॉर्टर होता है और नाइट लॉन्गर होती है। इक्विनॉक्स के टाइम पर इक्वल नाइट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ किस तरह से बनी थी या बाकी जो प्लैनेट्स थे वो किस तरह से फॉर्म हुए थे। सो सब कुछ हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अर्थ का जो ओरिजिन था इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल था वो कौन सा था? टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था कि जो सन है, मतलब जब कोई भी प्लैनेट नहीं था तो सन के पास से एक बड़ा सा स्टार, ह्यूज स्टार यहाँ से पास हो रहा था। अब स्टार की क्या है? स्टार के पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। उस स्टार के अट्रैक्शन के कारण इस सन में से कुछ मटेरियल बाहर आ गया। कुछ मटेरियल क्या आ गया? बाहर आ गया। और वो जो मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। अब जब वो मटेरियल धीरे धीरे कूल डाउन हुआ और कूल डाउन होने के बाद वो ब्रेक होता गया और ब्रेक होने के बाद वो क्या बन गया? 7 प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू इट अ ह्यूज स्टार केम नियर टू द सन ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन। सन, उस स्टार के अट्रैक्शन के कारण अ लॉट ऑफ मैटर, बहुत सारा मैटर इस सन में से बाहर आ गया। अब सन में से बाहर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। दिस बल्ज वॉज थिन एंड टिप्स एंड थिकर एट मिडल। अब ये जो बल्ज था, जो मैटर था वो बाहर आया था, वो कैसा था? बिल्कुल एजेस से तो ये बहुत ज़्यादा थिन था, लेकिन मिडल से वो कैसा था? मिडल से वो थिक था। इस तरह का, ये जो मैंने यहाँ बना रखा है, इस तरह का मैटर वो सन से बाहर आ गया था। किसके कारण? स्टार के अट्रैक्शन के कारण। लेटर when स्टार वेंट ऑन इट्स वे, जब स्टार वापस चला गया, द बल्ज पार्ट ब्रोकन टू फॉर्म अ प्लैनेट। उसके बाद जब स्टार वापस चला गया तो ये जो प्लैनेट था, ये जो मैटर था, ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इसने क्या बना दिए? प्लैनेट बना दिए।
इफ़ प्लैनेट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, अगर हम इन प्लैनेट्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से, हैविंग द थिन हेड, जिसके पास क्या होगा, थिन हेड होगा, और मिडल पार्ट जो उसका होगा उसका वो कैसा होगा, थिन होगा। अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो, जो अर्थ थी वो 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी, यानी कि जो अर्थ की जो एज है वो 1/3 ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स है। इतनी बात समझ में आई मैंने क्या कहा, जो सन है उसके पास में से जब स्टार पास आउट हो रहा था तो इस सन में से, इस स्टार के अट्रैक्शन के कारण इस सन में से क्या बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा मैटर बाहर आ गया, और वो जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। अब ये जब ये स्टार वापस अपने वे पर चला जाएगा तो वो जो मैटर था, अब उसके अंदर तो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, अब उसके अंदर जब अट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो वो जो मैटर बाहर आया था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद उन्होंने क्या बना दिए, प्लैनेट बना दिए। अब आप कहोगे वो सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सन का भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो फोर्स कुछ इस तरह से था कि वो जो प्लैनेट थे वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करने लगे, कहीं भी नहीं जा रहे थे, वो इधर उधर कहीं भी मूव नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए, ठीक है, जिसमें से अर्थ भी एक क्या था, प्लैनेट था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो तो रोटेट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेट कर रहे थे, जो प्लैनेट थे वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहे थे, जिसके कारण जब वो बाहर आए थे तब तो वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा हॉट थे, और जब स्टार वापस चला गया तो वो ब्रेक हो गए और सन के अराउंड क्या करने लग गए, रिवॉल्व करने लग गए। लेकिन जब वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे थे तो धीरे धीरे करके वो क्या होते गए, कूल डाउन होते गए, और कूल डाउन होने के बाद उनकी जो बाहर की लेयर है वो हार्ड होती गई और हमें एक प्लैनेट मिल गया। इसी तरह से ये सारे प्लैनेट बने थे, ठीक है। सो इफ़ द प्लैनेट, और इन प्लैनेट्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जो कि हेड से, इनके हेड की तरफ से वो थिन होती है और मिडल से कैसी होती है, थिक होती है, और अर्थ की जो एज है वो 1/3 ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। इनिशियली अर्थ वाज वेरी हॉट, ये बात मैंने आपको बताई है, इनिशियली जितने भी प्लैनेट थे वो सारे हॉट थे, इंक्लूडिंग द अर्थ। इट रोटेशन स्पीड ऑल्सो वेरी फास्ट। अब देखो सारे प्लैनेट हॉट थे, जिसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है, वो भी हॉट था। अब अर्थ क्या कर रहा था, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा था और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जो वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था उसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत ज़्यादा कैसी थी, फास्ट थी। सो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर ये जो अर्थ है ये बहुत फास्टली रोटेट करने लग जाएगी अपनी एक्सिस के अराउंड, तो क्या होगा, जो डे एंड नाइट बन रहे थे वो बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। अभी 24 आवर लगते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी रोटेट कर रही थी वो उस टाइम पर, तो सिर्फ और सिर्फ 6 आवर ही लगते थे, यानी कि 6 आवर बाद नाइट हो जाती थी और 6 आवर बाद डे हो जाता, इस तरह के। तो यानी कि उसकी जो रोटेशन स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, और हॉट होने के कारण उसकी जो रोटेशन की स्पीड थी वो भी फास्ट थी। अब देखो आउटर पार्ट कूल डाउन ड्यू टू द रोटेशन। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती रहेगी, रुकती थोड़ी ना अर्थ, ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ रुक जाएगी, वो तो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। अब जब वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही थी अपनी एक्सिस के अराउंड, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लग गई, और जब वो कूल डाउन होने लग गई तो उसका जो आउटर वाला पार्ट है वो हार्ड हो गया, और ड्यूरिंग द कूलिंग द हैवी एलिमेंट ड्यूरिंग कूलिंग द हैवी एलिमेंट वेंट इनटू द डेप्थ, और जब वो कूल हुई उसका आउटर का जो सरफेस था वो तो हार्ड हो गया और हमें एक अर्थ मिल गई। और जिस टाइम पर वो कूल हो रही थी उस टाइम पर जो हैवी एलिमेंट थे वो तो बिल्कुल डेप्थ में चले गए। हैवी एलिमेंट जो थे अर्थ के वो बिल्कुल डेप्थ में चले गए, एंड द सरफेस वाज फॉर्म्ड बाय लाइटर एलिमेंट, और जो सरफेस था वो किससे बन गया, बिल्कुल लाइटर एलिमेंट के कारण। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब कूल हो रही थी अर्थ तो उस टाइम पर जो हैवी एलिमेंट थे वो तो बिल्कुल डेप्थ में चले गए, और जो अर्थ की जो सरफेस बनी हुई है, अर्थ की जो सरफेस बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, लाइटर एलिमेंट से बनी हुई है। क्यों,
लाइटर एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग कूलिंग द हैवी एलिमेंट वेंट इनटू द डेप्थ एंड द सरफेस वाज फॉर्म्ड बाय द लाइटर एलिमेंट। जब वो कूल हो रहे थे, ठंडे होने के बाद कोई भी एलिमेंट है वो भारी होगा, हैवी होगा तो वो तो नीचे चला जाएगा, और जो कैसा होगा, लाइट वेट होगा, वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ये बात तो पता है, जो चीज़ हल्की होती है, लाइट वेट होती है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, और जो चीज़ हैवी होती है वो वाटर के नीचे सिंक डाउन हो जाती है। यही इसमें भी हुआ था। जब अर्थ हॉट थी तब उसकी रोटेशन स्पीड भी कैसी थी, फास्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही थी अपने रोटेशन के कारण, वैसे वैसे उसमें जो अर्थ का जो हैवी पार्ट था वो तो नीचे जाता गया, और जो लाइटर एलिमेंट थे वो बिल्कुल उसकी सरफेस पर आ गए, फ्लोट करने लग गए सरफेस पे, ठीक है। और जो गैसेस रह गई, रिमेनिंग जो गैसेस है, उसने क्या बना दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो गैसेस है ये यहाँ पर बिल्कुल स्टिक क्यों नहीं हो रही, अर्थ पर स्टिक क्यों नहीं हो रही है, इसके राउंड इस तरह से एटमॉस्फेयर क्यों बना रही है। आपको पता है ये अर्थ होता है और इसके चारों ओर एक लेयर बनती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसके अंदर हमारी गैसेस होती है। सो वो गैसेस अर्थ के पास स्टिक क्यों नहीं होती है, एटमॉस्फेयर कैसे बना रही है। सो इसका रीज़न है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से होता है जो उस गैसेस को ना तो दूर जाने देता है, ना वो बिल्कुल स्टिक होने देता है, जिसकी वजह से वो गैसेस अर्थ के अराउंड में क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, घूमती रहती है, और एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर देती है। इसी तरह से हमारा ये एटमॉस्फेयर बना है, ठीक है। अब देखो, जो अनकॉमन नेम है अर्थ के वो क्या क्या है, जिसे हम जानते भी नहीं है शायद, लैंड एंड टेरा, यानी कि हम अर्थ को लैंड और टेरा भी कह सकते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आप जुपिटर बोलोगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट विथ हायर डेंसिटी, अगर हायर डेंसिटी आपको मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अर्थ आएगा, यानी कि जो अर्थ है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू जुपिटर। लेकिन सिर्फ लार्जेस्ट प्लैनेट पूछ रहा है तो वो जुपिटर है, ठीक है। अब देखो, मून आ गया। अब मून कैसे फॉर्म्ड हुआ है, हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ कैसे बनी है। जब सन के पास से स्टार जा रहा था तो उसमें से बहुत सारा मैटर बाहर आ गया, और जब ये स्टार वापस चला गया तो वो जो मैटर था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद वो क्या करने लग गए, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए। और जब वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे थे, अपने एक्सिस के अराउंड जब वो रोटेट कर रहे थे, वो धीरे धीरे कूल डाउन होते गए, और उनका जो सरफेस था वो हार्ड हो गया और वो एक प्लैनेट बन गया, ठीक है। जिसमें से जो अर्थ है, जब वो कूल डाउन हो रही थी उसमें से हैवी एलिमेंट तो नीचे चले गए, और जो लाइटर एलिमेंट थे वो उसका सरफेस बना रहे थे। और अर्थ ने अपने चारों ओर एक एटमॉस्फेयर भी बनाया, जिसमें क्या थी, सारी रिमेनिंग गैसेस थी। और वो क्यों बना, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में कि मून कैसे फॉर्म्ड हुआ है। सो ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, आपको पता है अर्थ की जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। आपको पता है मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। जो हमें नाइट में मून शाइन करता हुआ दिखता है तो एक्चुअल में वो मून की खुद की लाइट नहीं है। वो लाइट किसकी है फिर? सन और स्टार की जो लाइट है। स्टार जो होते हैं वो मून के पास क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये मून जो है वो ग्लो करता है, शाइन करता है। लेकिन इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, ये शाइन करता है बिकॉज ऑफ द स्टार्स। स्टार्स की वजह से ये शाइन करता है, ठीक है। अब देखो ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। 4.40 मिलियन ईयर एगो मून वाज फॉर्म, मून कब फॉर्म हुआ था? 4.40 मिलियन ईयर्स एगो बाय द कोलिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ मार्स विद अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थ बनी थी तो अर्थ के पास से एक ऑब्जेक्ट जा रहा था,
एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, ये अर्थ है और अर्थ के पास से एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा था और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज बिल्कुल मार्स जैसा ही है। कैसा है? बिल्कुल मार्स जैसा ही है, हमें बिल्कुल मार्स जैसा ही वो दिख रहा था। वो जो ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल मार्स जैसा ही था और वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ के साथ जाके कोलाइड किया, कोलाइड यानी कि टकराया, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ जाके टकराया, कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, तब जो डेब्रिस बाहर आई, इनके टकराने से जो डेब्रिस बाहर आई, डेब्रिस यानी कि जो मलबा बाहर आया, उस डेब्रिस के कारण वो अकोमुलेट हो गया, वो जो डेब्रिस था वो अकोमुलेट हो गया और इकट्ठा हो गया और उसके अकोमुलेट होने के कारण वो एक किस में कन्वर्ट हो गया? मून में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, मून वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोलिजन यानी कि टकराने से किसी ऑब्जेक्ट के विच इज ऑफ साइज ऑफ मास विद अर्थ, जो कि किससे टकराया था? अर्थ से टकराया था, जिसका जो मास था या फिर साइज था वो बिल्कुल मार्स के जैसा था और टकराने के बाद वो डेब्रिस बन गई। डेब्रिस, वो जो ऑब्जेक्ट था अर्थ से जब टकराया वो डेब्रिस में कन्वर्ट हो गया एंड डेब्रिस फॉर्म बाय दिस कोलिजन, इस कोलिजन से डेब्रिस बनी एंड दिस डेब्रिस अकोमुलेट टू फॉर्म अ मून, और ये जो डेब्रिस थी ये बिल्कुल कलेक्ट होकर एक मून का फॉर्मेशन कर देती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या ये मून ऐसे ही है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। सो अब हमें मून का रोल स्टडी करना है कि मून का रोल क्या है। हमने यहाँ पर कहा था कि जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, जिसके कारण उसकी रोटेशन स्पीड भी बहुत फास्ट थी और रोटेशन स्पीड फास्ट थी तो उसको एक रोटेशन पूरा करने में 6 आवर लग रहे थे। जहाँ अभी 24 आवर लगते हैं वहाँ पहले सिर्फ 6 आवर लगते थे। लेकिन जैसे ही मून आया, उस मून ने क्या किया, मून का भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और अर्थ का भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इन दोनों के अट्रैक्शन के कारण इस अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो कम हो गई और अब जो डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं वो 24 आवर्स लगते हैं उसमें। यानी कि अर्थ का जो रोटेशन अब कंप्लीट होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। पहले 6 आवर लग रहे थे, अब 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि इस मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, और हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। इसके इंक्लिनेशन का भी, इसके टिल्ट होने का भी रीज़न मून ही है, क्योंकि मून के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो अर्थ है ये इसकी तरफ झुक जाती है, इसकी तरफ इंक्लाइंड होती है। और कितना इंक्लाइंड होती है? 23.5 डिग्री। और इसके इंक्लाइंड होने की वजह से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। सो यानी कि मेन रीज़न क्या है? मून है। इस मून की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारे ये जो डे और नाइट है इसको फॉर्म होने में 24 आवर लगते हैं, यानी कि एक रोटेशन पूरा होने में 24 आवर लगते हैं। और हमारे जो समर और विंटर्स आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस मून की वजह से ही आते हैं। अगर मून नहीं होता तो शायद ये समर और विंटर्स भी नहीं होते, क्योंकि इंक्लिनेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फंक्शन ऑफ मून, बिफोर मून अर्थ रोटेशन स्पीड वॉज वेरी फास्ट, मून ग्रेविटेशनल स्लो डाउन इट, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसने उसको स्लो डाउन कर दिया। इट इज़ ड्यू टू इट्स रोटेशन कंप्लीट इन 24 आवर्स। सो अर्थ का जो रोटेशन है वो 24 आवर में कंप्लीट होने लग गया, अदरवाइज इट विल बी 6 आवर्स। लेकिन पहले इसका रोटेशन कितना था? 6 आवर था। टिल्ट ऑफ रोटेशन, टिल्ट यानी कि इंक्लिनेशन या हम बोल सकते हैं बेंडिंग, इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। और जो बेंडिंग है ये भी किसकी वजह से है? मून की वजह से है। सो मैरिन टाइड ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द मून ग्रेविटेशनल। अब मून के ग्रेविटेशनल के कारण ही जो मैरिन टाइड्स है ये बनते हैं। मैरिन टाइड्स क्या होता है? जो ओशंस वगैरह होते हैं, ओशंस का जो वाटर है वो बार बार पुल होता है, नीचे आता है, ऊपर उठता है, नीचे आता है। ये किसकी वजह से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ इस मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, सो आपको फंक्शन ऑफ मून पता चल गए। क्या क्या है इसके फंक्शन ऑफ मून? की अर्थ की स्पीड कम हो गई, अर्थ में इंक्लिनेशन आ गया,
जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट में जो सीजन्स बन रहे थे, सॉलिस्टिस बन रहे थे, वो बनने लग गए। लॉन्गर डे, शॉर्टर डे, हम कैसे बोल रहे थे, क्योंकि सीजन्स बन रहे थे। और सीजन्स किसकी वजह से बन रहे थे, इंक्लिनेशन की वजह से बन रहे थे, ठीक है। सो इसकी मून की वजह से सीजन्स बनने लग गए, यानी कि उसमें इंक्लिनेशन आ गई। और मैरिन टाइड्स जो थे वो भी प्रोड्यूस होने लग गए, किसकी वजह से, मून ग्रेविटेशनल की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मून। सो हमने इस लेक्चर में क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल थी, 15 करोड़ किलोमीटर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद हमने देखा था कि डे एंड नाइट कैसे बन रहे थे, हाउ द डे एंड नाइट फॉर्म्ड। जब सन की रेज डायरेक्ट फॉल होगी किसी रीजन पर तो वहाँ पर तो डे होगा, और जहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर नाइट होगा, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या रहती है, थोड़ी सी इंक्लाइन रहती है। अपने एक्सिस के अराउंड तो रिवॉल्व करती है और थोड़ी सी इंक्लाइन रहती है। और वो कितना इंक्लाइन रहती है, 23.5 डिग्री इंक्लाइन रहती है, ठीक है। और इसकी इंक्लिनेशन की वजह से 4 स्पॉट बनते हैं जिसको हम सीजन कहते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और ये कैसे बनते हैं, सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स कैसे बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, सन के पास से एक ह्यूज स्टार पास आउट हो रहा था, जिसकी वजह से स्टार के अट्रैक्शन की वजह से उस सन के अंदर से कोई मटेरियल बल्ज आउट हो गया था। और वो मटेरियल बल्ज आउट हुआ। उसके बाद जब सन वापस अपने रास्ते पर चला गया तो वो मटेरियल ब्रेक हो गया और सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए। और धीरे धीरे करके वो अपनी रोटेशन के कारण कूल डाउन होते गए। और जब वो कूल डाउन होते गए तो वो पूरा एक सॉलिड सा कवर बन गया उनके चारों ओर, ठीक है। जिसमें से जो अर्थ है जब वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही थी अपने रोटेशन के कारण, तो उसमें से क्या हुआ, उसके जो हैवी एलिमेंट थे वो नीचे डेप्थ में चले गए और जो लाइटर एलिमेंट थे वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करने लग गए। अनकॉमन जो नेम है अर्थ के, दैट इज़ द लैंड एंड टेरा, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट विद हाई डेंसिटी अर्थ। मून क्या है, मून कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ मार्स विद द अर्थ। कोलिजन हुआ किसके साथ, अर्थ के साथ। देन द डेब्रिस इज फॉर्म्ड एंड दिस डेब्रिस अक्यूमुलेट टू फॉर्म अ मून। और ये जो डेब्रिस थी अक्यूमुलेट होकर क्या बनाया उसने, मून बनाया, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या है, इसने अर्थ की रोटेशन की स्पीड को कम कर दिया, इसने अर्थ को इंक्लाइंड कर दिया। और क्या किया है, मैरिन टाइड्स जो फॉर्म होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर. Next part of the video will be covered in the next video. Okay, then thank you so much for watching. Have a nice day.